सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? हमारे किसी भी देश की एक दिए गए ईयर में, किसी भी देश की एक दिए गए ईयर में, एक दिए गए साल में, जो पूरे एक साल में जितना भी प्रोडक्ट, जितना भी सामान बनता है, जितनी भी इनकम जनरेट होती है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कुल घरेलू उत्पाद। कुल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस को अगर हम नॉर्मली कहें तो ग्रॉस क्या है? एक तरीके का टोटल। ग्रॉस को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम टोटल भी कह सकते हैं। ठीक है, टोटल। जैसे इंग्लिश में, हम हिंदी, हम लोग मैथ में बोलते हैं ना, टोटल करना किसी भी चीज का, कुल किसी चीज का निकालना, टोटल निकालना, तो वही ग्रॉस है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू किसी घर के अंदर भी हो सकता है। घर के अंदर एक मंथ में या एक साल में कितनी इनकम, कितना खाना पीना हम जनरेट कर रहे हैं, कितनी चीजें प्रोडक्ट बन रही हैं, तो वो डोमेस्टिक में आ जाते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, वो मैंने नीचे लिख रखा है। घरेलू मतलब घर में जो भी किसी एक राष्ट्र में, किसी एक कंट्री की बाउंड्रीज जो होती हैं, उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, वो सब हमारा क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो है वो आप लिख सकते हो, किसी दिए गए फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमारे भारत में एक फाइनेंशियल ईयर चलता है। कौन सा चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। फ्रॉम 1 अप्रैल टू द 31st मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या चलता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर को ही हम क्या कहते हैं? हमारे भारत का वो साल जिसमें क्या होता है? उतना प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर। तो वही साल होता है हमारे भारत में। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। क्या लिखेंगे? इंडियन फाइनेंशियल ईयर क्या है? इंडियन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी हमारा ईयर होता है, पूरा एक साल होता है, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे एजुकेशनल ईयर को हम क्या कहते हैं? 1 जुलाई से लेकर 31 जून तक, 30 जून तक, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको एजुकेशनल ईयर बोलते हैं। इंग्लिश ईयर क्या होता है? इंग्लिश ईयर क्या होता है हमारा? 1 जन से लेकर 31 दिसंबर तक, वो होता है इंग्लिश ईयर। ठीक है। तो ये सारे ईयर्स हमारे होते हैं, इन सबको जानना होता है। और इस बीच में मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना भी प्रोडक्ट हमारे देश में बनाया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, उसी को हम कहते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। जैसे कि अगर आपको हम कहें कि जीडीपी की क्या होता है, अब किसी भी देश की क्या होती है? किसी भी देश की ग्रोथ, किसी भी देश का बढ़ना, किसी भी देश की ग्रोथ क्या होती है? वो डिपेंड होती है किस पर? जीडीपी पर। किस पर डिपेंड होती है? जीडीपी पर। हम इसीलिए तो कहते हैं कि किसी देश की जीडीपी इतनी बढ़ रही है। जीडीपी जब किसी देश की इंक्रीज होती है, वो देश क्या होता है? डेवलपिंग हो रही होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है। तो जीडीपी का बढ़ना, इसका मतलब डेवलपमेंट का होना। तो वही चीज है, अगर जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो क्या माना जाएगा? जीडीपी जब ग्रोथ इज इन पॉजिटिव वे, और जब जीडीपी हमारी घट रही हो तो ग्रोथ क्या होती है? नेगेटिव में होती है। ठीक है। तो जीडीपी क्या होती है? हमारे देश की जीडीपी क्या है? अगर आपको जीडीपी को कैलकुलेट करना है, तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होता है जीडीपी का पोर्शन, कि जीडीपी को हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है। जैसे पूरे देश में जितना भी प्रोडक्ट हमारे भारतीयों के द्वारा, या फिर कोई भी देश का, कोई भी यहाँ पे हमारे भारत की लिमिट में, हमारे भारत की
लिमिट के अंदर जितना भी इनकम जनरेट हो रही है वो सब जीडीपी होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जीडीपी के बाद हम लोग एनडीपी, क्योंकि जीडीपी का जो पोर्शन है वो एनडीपी से रिलेटेड होता है। ठीक है, एनडीपी क्या होता है? एनडीपी को बोलते हैं हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पे नेट क्यों लगा हुआ है? नेट इसीलिए लगा है क्योंकि किसी देश में कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो क्या वो प्रोडक्ट जीवन भर वैसा ही रहेगा, लाइफ टाइम उसी तरीके का रहेगा? कुछ ना कुछ तो उसमें बदलाव आते हैं। जैसे कि हमने कोई फोन ही खरीदा, मान लिया आज हमने एक फोन खरीदा है, ठीक है, क्या वो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद वैसा ही रहेगा? क्या उसमें कुछ बदलाव नहीं आएंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे? डेफिनेटली उसमें चेंजेस आएंगे। आपकी बैटरी भी खराब हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो सकती है, प्रोसेसर भी उसका खराब हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो यही चीजें होती है नॉर्मल। ठीक है, अब कुछ लोगों की बैटरी खराब हो जाती है मोबाइल की, जैसे कि मेरे मोबाइल की बैटरी खराब हो चुकी है, अब वो मैं बदलना चाह रहा हूँ, मोबाइल की बैटरी अब खराब हो चुकी है। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी चीज में घिसावट आना, मतलब किसी प्रोडक्ट में जब घिसावट आ जाती है, घिसावट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। घिसावट को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, मूल्य वर्धन, मूल्य, किसी चीज का मूल्य गिरना। ठीक है, किसी चीज का मूल्य गिरना, जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हो 12,000 का, 13,000 का, 20,000 का मोबाइल अगर आपने खरीदा है, तो क्या 4 साल बाद वो 20,000 का ही बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसर, जैसे कि आप कोई भी चीज खरीदते हो तो तुरंत उसके अंदर घिसावट काउंट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नेट का मतलब क्या होता है? उस घिसावट को, उस जितनी भी डेप्रिसिएशन आई है, उस डेप्रिसिएशन को घटा के, माइनस करके जो वैल्यू निकल कर आती है उसी को हम एनडीपी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसा मैंने आप लोगों को बताया, डेप्रिसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? घिसावट। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में तुरंत उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो कुछ समय बाद वो क्वालिटी नहीं रहेगी, तो वही क्वालिटी का गिरना क्या कहलाता है? उसकी घिसावट कहलाती है। और अगर हम एनडीपी को निकालें तो एनडीपी मीन्स क्या होता है? जो हमारी जीडीपी है, हमारे भारत की जो जीडीपी है, किसी भी प्रोडक्ट की जो जीडीपी है हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो जितना प्रोडक्ट हमने बनाया है एक साल में, उस पूरे प्रोडक्ट में जितनी घिसावट आई है, जितनी डेप्रिसिएशन हुआ है, उस डेप्रिसिएशन को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, तब हमारा क्या पोर्शन बनता है? एनडीपी बन जाता है। ठीक है, तो एनडीपी निकालने का यही फॉर्मूला है आप लोगों का, आप लोग ये ध्यान रखिए। डेप्रिसिएशन आप लोग समझ गए होंगे, एक बार और बता देता हूं। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी चीज बनाई, मान लिया हम लोगों ने, जैसे कि हमारे देश में ही कोई फोन बना, ठीक है, हमारे देश में ही तो फोन बने, अब उन फोन्स के लास्ट तक जो इनकम आ रही है, क्या उसमें कमी नहीं आएगी? डेफिनेटली उसमें कमी आएगी। फोन्स में कमी आएगी, लैपटॉप्स में कमी आएगी, या फिर घरेलू चीजें जो भी बनती हैं, वो सारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके सब में घिसावट आएगी ही आएगी, कमी आएगी ही आएगी। तो वही कमी क्या होती है? वो घटा दी जाती है, तो हमारा एनडीपी आ जाता है। ठीक है, एनडीपी आप लोग समझ गए, होप आप लोग एनडीपी समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग जीएनपी पढ़ते हैं। जीएनपी क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि विदेशों में रहने वाले हमारे देश
और दूसरे देशों के हमारे देशों में रहने वाले लोग क्या होते हैं? भाई हमारे देश में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? फॉरेनर कहा जाएगा। और हमारे देश से जो बाहर रह रहे हैं उनको भी क्या कहा जाएगा? फॉरेनर कहा जाएगा। ठीक है, तो इस जीएनपी को कैसे काउंट किया जाता है? जीएनपी को काउंट करने का तरीका यही है, हमारे देश में जो फॉरेनर्स रह रहे होंगे तो क्या करेंगे? वो क्या हमारे लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए नहीं कमा रहे हैं। जो भी फॉरेनर्स हमारे देश में रह रहे हैं वो यहां कमाई करते हैं, अपना पैसा कहां भेजते हैं? जिस देश में वो रहने वाले होते हैं उस देश में वो पैसा भेजते हैं। अब जैसे कि हमारे देश से कुछ लोग जाते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में रहने के लिए, मान लिया कोई एक लड़का चला गया रहने के लिए, उसकी फैमिली यहाँ है, तो क्या करेगा? वो लड़का जितना पैसा उसको खर्च करना होगा वहां अपना करेगा, बाकी तो पैसा अपने घर भेजेगा ना। तो वहां से जितनी भी इनकम वो जनरेट कर रहा है वो इनकम भेज तो हमारे देश में ही रहा है ना। तो यही चीज होती है। आप क्या निकालते हैं? हमारे देश में जो फॉरेनर्स होते हैं वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उस इनकम को हम जीडीपी में से माइनस कर देते हैं। जीडीपी में से माइनस कर देते हैं और विदेशों में जो रह रहे हैं लोग, वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको हम अपनी जीडीपी में प्लस कर लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं जीएनपी। यही क्या होता है हमारा? जीएनपी। इसी को हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है, जीएनपी क्या है? जीएनपी है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश की सीमा के अंदर, लिमिट के अंदर जो हमारे भारतीय हैं उनके द्वारा तथा जो विदेशों में हमारे भारतीय रह रहे हैं उनके द्वारा जो उनके थ्रू जो इनकम जनरेट की जाती है उस इनकम का जो सम होता है उसमें से हमारे देश में रह रहे विदेशियों द्वारा जो जनरेट की जाएगी इनकम, उसको माइनस करने पर जो हमारी इनकम बचती है उसको हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है, तो जीएनपी का नॉर्मल हमारा फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग यहां समझिए जीएनपी को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, जीएनपी ठीक है, जीएनपी के लिए क्या करना होगा? जीडीपी में से मान लिया हमने कि विदेशों में रहने वाले जो हमारे भारत में विदेशी रह रहे हैं, उनकी इनकम को हमने मान लिया एम। ठीक है, और जो भारतीय जो हमारे देश के लोग हैं वो जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी इनकम को हमने मान लिया एक्स। तो हम क्या करेंगे? अब ये करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे विदेशों में रहने वाले कौन है? ये जो हमारे भारत में विदेशी रह रहे हैं वो कौन है? एम। ठीक है, और एक्स क्या है हमारा? जो हमारे भारतीय जो हैं वो विदेशों में रह रहे हैं, विदेशों में इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो एक्स है हमारे। तो ये टोटल मिलाकर हमारा क्या बनता है? टोटल मिलाकर हमारा बनता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यही है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इतना समझिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? ठीक है, एनएनपी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। उससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था यहां पर डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये जो है एनएनपी, इसी को हम असल रूप में राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया था तो हमारा क्या आया था? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट।
अब एनएनपी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीएनपी में से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन को जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, एनएनपी। क्या आ जाएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक और हो सकता है इस तरीके से, एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एम प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को मैं डी लिख देता हूं, ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनएनपी हो गया। एनएनपी ही हमारी असल रूप में, एनएनपी को ही हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो आप नेशनल इनकम समझ गए होंगे, नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश द्वारा जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, हमारे देश में रह रहे भारतीयों द्वारा और विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें से घिसावट को, मींस डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर दें तो वही हमारी नेशनल इनकम होती है। अब हम पढ़ते हैं पीसीआई, यहां तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम जो होती है, पहले तो आप जान लीजिए पर कैपिटा इनकम होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। एक साल में किसी एक व्यक्ति द्वारा, पूरे एक साल में किसी एक व्यक्ति द्वारा जितनी भी इनकम कमाई जाती है उसी को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जैसे कि आप घर में हो तो आप एक साल में कितना पैसा कमाते हो वही आपकी कैपिटा इनकम है। ठीक है, वही पर कैपिटा इनकम होती है। और पर कैपिटा इनकम को अगर देश के लेवल में निकाला जाए तो क्या होगा, टोटल जितनी भी पॉपुलेशन होगी, जैसे कि अगर आप पर कैपिटा इनकम को अपने घर में पर कैपिटा इनकम निकालें तो उसके लिए क्या होगा, जैसे एक साल में एक देश में, एक साल में एक घर में 1 लाख रुपए कोई कमाता है, एक साल में एक घर में 1 लाख रुपए कोई कमाता है, और वहां पे कितने लोग रहते हैं, वहां पे टोटल हमारे कितने लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। तो टोटल बंदे कितना क्या हो गया, अब आप 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो पर बंदे के पास 20-20 हजार आ गया ना, 20,000 रुपीज आ गया। तो मीन्स उस घर के पर कैपिटा पर पर्सन की जो इनकम है वो 20,000 रुपीज हो गई। तो इसी वजह से, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए, पीसीआई को निकालने के लिए नेशनल इनकम में से नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाती है हमारी पर कैपिटा इनकम। क्या आ जाती है, पर कैपिटा इनकम। ये हमारी पर कैपिटा इनकम बन जाती है। ठीक है, और नेशनल इनकम को हम यहां पर एनएनपी भी लिख सकते हैं, एनएनपी, इसी को हम एनएनपी कहते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम हमारी बन जाती है। अब देखिए, 2 चीजें आपको और समझा देता हूं मैं, 2 चीजें भी समझनी बहुत जरूरी है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। क्योंकि किसी भी देश की जो इनकम निकाली जाती है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है। राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय, वो फैक्टर कॉस्ट पर निकालने के लिए क्या होता है, मार्केट कॉस्ट पर निकालने के लिए क्या होता है। मार्केट कॉस्ट क्या होती है, मार्केट कॉस्ट इस तरीके की कॉस्ट है, हम अगर मार्केट में कोई भी सामान खरीदे, कोई भी सामान अगर हम मार्केट से खरीदें और हम उसको पैसा दे दें, जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मान लिया हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो अचानक से
हम खाना जब खा लेते हैं रेस्टोरेंट में, तब हमारे एक वेटर आता है, वो हमको बिल थमा देता है, भैया ये 600 रुपए हो गए या 1000 रुपए आपका बिल हो गया। अब आपको क्या करना है? बिल पे करना है। ठीक है, बिल पे करना है। अगर वो पूरा का पूरा बिल क्या होता है, पूरा पैसा उस मालिक के पास चला जाता है, पूरा पैसा उस मालिक के पास चला जाता है, तो ये तो हो गया उसका मार्केट कॉस्ट। हमने जो पैसा पे किया वो मार्केट कॉस्ट है, वो क्या है? मार्केट कॉस्ट। लेकिन अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट निकलती है सारे टैक्सेस को घटाने के बाद, जितने भी टैक्स होते हैं लगे हुए, उन टैक्सेस को घटाने के बाद। जैसे आज की डेट में अगर आप कुछ भी खरीदने जाते हो मार्केट से, किसी मॉल से खरीदो आप, या मॉल में बैठकर कुछ खाना पीना खाओ, तो आप उसमें देखिएगा आपको दो चीजें लिखकर आती हैं। एक आता है CGST, एक आता है आप लोगों का SGST। CGST का मतलब है सेंट्रल और क्या होता है हमारा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब दोनों का बराबर होता है। अगर ये 2% लगा रहा है तो ये भी हमारा 2% ही लगाएगा। ठीक है, 2% ही लगाएगा। तो उस हिसाब से अगर किसी भी चीज पे मान लिया 100 रुपए है, आपने 100 रुपए पे किए हैं, तो 2 रुपए इसके हो गए और 2 रुपए इसके हो गए। तो 100 में से अगर हम 4 रुपए घटा दें तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। मीन्स जो मालिक है उसको कितना रुपया मिला? उसको 96 रुपए मिलेंगे। जो मालिक होगा वहां का, उसके जेब में कितने रुपए गए? 96 रुपए। तो यही फैक्टर कॉस्ट है। जो 96 रुपए निकल कर आए हैं, यही फैक्टर कॉस्ट है। और यही जो होती है, जो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया टैक्स में कट के, क्योंकि वो टैक्स क्यों काटा जा रहा है? वो टैक्स इसलिए काटा जा रहा है ताकि आपकी सुविधाओं के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए कुछ चीजें बनाई जा सकें। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई काम कर दिया जाए, ठीक है, एयरवेज से रिलेटेड, वाटर वेज से रिलेटेड कोई काम कर दिया जाए, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो 96 रुपए क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, और टैक्स कितने टाइप के होते हैं? टैक्स 2 टाइप के होते हैं आप लोगों के। आई थिंक आप लोग मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट समझ गए होंगे। मार्केट कॉस्ट क्या होता है? मार्केट में कुछ भी हम पे करते हैं पैसा जाकर, वो मार्केट कॉस्ट हो गई। मार्केट से कोई भी सामान खरीद लें, और जब उसके ऊपर टैक्स कटने के बाद जो मालिक को प्राप्त होते हैं पैसे, जो मालिक को मिलते हैं, वो उसकी फैक्टर कॉस्ट होती है। ठीक है, अब टैक्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है? डायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के ऊपर डायरेक्टली पड़ते हैं। जैसे आयकर हो गया, इनकम टैक्स। ठीक है, आयकर हो गया, ये किसी व्यक्ति की आय के ऊपर करते हैं। वो जितना पैसा कमाता है उसको कुछ टैक्स भरना होता है। लाइट का बिल हो गया, ये सब क्या है? लाइट का बिल हो गया, बिजली का लाइट का बिल हो गया, आपका सिलेंडर का बिल हो गया, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जो हमारे इनडायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ते हैं। जैसे कि हम सामान खरीद रहे हैं कोई, ठीक है, हमने कोई सामान खरीदा, उस पर टैक्स लिख कर आ गया, जैसे मैंने ये बताया। तो जीएसटी जो होता है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आप जो भी सामान खरीदते हो, कोई भी खाना पीना खाते हो, तो उसमें जो टैक्स इन्वॉल्व होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हैं उसको। वो क्या हो रहा है? पहले हमने पे किया किसको? वहां के मैनेजर को, वहां के जो वेटर है, हमने वेटर को पैसे दिए, वेटर ने जाके किसको दिए पैसे? मैनेजर को। मैनेजर ने जो टैक्स कटवाया वो किसके पास गया? वो गवर्नमेंट के पास गया। अब गवर्नमेंट ने हमसे पैसा कैसे लिया? 2 लोगों के थ्रू पैसा लिया, तो वो क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब हम अपनी आय को, हम अपनी जितनी इनकम कर रहे हैं, उस इनकम को जाके जहां पे कहीं पे जाके हम इन्वेस्ट कर दें, टैक्स कटवा दें, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। यही होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बताया आप लोगों को? क्योंकि जो एनएनपी होती है, जो नेशनल इनकम होती है, वो जब फैक्टर कॉस्ट पर काउंट की जाती है, ठीक है,
एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एफसी लिख देते हैं इसके नीचे। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो टोटल हमारी होती है एनएनपी, उसमें से हम क्या कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट को, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को भी माइनस कर देते हैं। तो आज का हमारा पूरा नेशनल इनकम आपके सामने पूरा चैप्टर है ये टोटल, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला, आप इतना पढ़ लीजिए, नेशनल इनकम में इतना ही पूछा जाता है। बाकी आपका इसमें क्या होता है, इसमें कुछ घट बढ़ होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसके बारे में आप पढ़ाई करते रहिए कि जीडीपी कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, वो करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया। आप करंट अफेयर्स ही पढ़िए, करंट अफेयर्स भी पढ़ाता रहूंगा मैं, किसी दिन मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको इकट्ठा करंट अफेयर्स डालूंगा, 2-2, 3-3 महीने के इकट्ठे करंट अफेयर्स पढ़ाया करूंगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे भी फायदा है, आपको भी फायदा है, आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, तो सब आज के लिए इतना ही काफी है, तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।